जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 के रीजनिंग एनालिसिस के बारे में। जो पेपर हमारा 5 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक की पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था 5 तारीख की, और ये हमारा 17वां वीडियो है। इससे पहले हमारे 16 वीडियो और आ चुके हैं एसएससी सीएचएसएल रीजनिंग एनालिसिस के, जिसमें रीजनिंग के जितने भी प्रश्न हैं ना, उन सभी प्रश्नों का डिटेल में आपको सॉल्यूशन बताया गया है और ट्रिक भी बताई गई है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उन वीडियो को अवश्य देखें और आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से क्या होगा, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और प्रश्नों का पूरा तरीका समझ लेते हैं, एसएससी किस तरीके से प्रश्न पूछती है या फिर उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाएगा, तो फिर आपको पेपरों में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बड़े आराम से 25 में से 25 रीजनिंग में नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, ये मेरी आपको पक्की गारंटी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है हमारा, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। हमारे पास 4 आकृतियां दी हैं, 1, 2, 3 और 4। हमें 5वीं आकृति निकालना है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास इसमें 2 सर्कल हैं। क्या है? 2 सर्कल हैं, यानी कि गोले हैं। फिर इसके बाद गोले के नीचे ही इन्होंने प्लस बढ़ा दिया है। प्लस बढ़ाने के बाद तीसरे वाले में इन्होंने क्या किया है? तीसरे वाले में इन्होंने त्रिभुज बढ़ा दिया है। ठीक है, दूसरी आकृति यहाँ तक सेम रहेगी और तीसरी में इन्होंने त्रिभुज बढ़ा दिया है। चौथे में यहाँ तक तीसरी आकृति सेम रहेगी और फिर इन्होंने चतुर्भुज बढ़ा दिया है। फिर अब जो 5वीं आकृति होगी ना, उसमें यहाँ तक ये वाली 4 आकृतियाँ होंगी। फिर इसके बाद अगर कोई चिन्ह बढ़ेगा तो उसको हम देखेंगे। तो ये 4 आकृतियाँ देखनी है। ये 4 आकृतियाँ हमें किस ऑप्शन में है? तो हमें 0 से स्टार्ट करना है, यानी कि सर्कल गोला ओ से। तो वो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में हमारे पास सर्कल है, प्लस है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है। फिर इसके बाद की जो आकृति है वो इनफाइनाइट है, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन हमें चेक यहाँ से करना है पहली आकृति से। तो फिर जब हमें चौथे ऑप्शन में हमारी 4 आकृतियाँ मिल रही हैं लाइन से, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हम बिल्कुल बारीकी से इसको चेक करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्न में से किसका परिणाम 1049 होगा। ठीक है, तो 1049 परिणाम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चिन्हों को बदलना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले चिन्ह देखते हैं, हमारे चिन्ह क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में हम चिन्हों को बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 94। कितना लिखेंगे? हम लिखेंगे 94। उसके बाद है हमारे पास बी। क्या है? बी। बी का अर्थ है गुणा। गुणा कर दिया हमने कितने का? 11 का। 11 के बाद है हमारे पास डी। डी का अर्थ है माइनस। माइनस हमने कर दिया 180 का। कितने का कर दिया? 180 का। 180 माइनस करने के बाद ए का अर्थ है हमारे पास भाग। भाग यहाँ हम करेंगे 4 का। 4 के बाद है सी। सी का अर्थ है प्लस। प्लस कर देंगे हम 60 का। अब हम देखेंगे यहाँ सबसे पहले हम करेंगे गुणा को हम अलग हल करेंगे और भाग को अलग हल करेंगे। जब हम 94 और 11 का गुणा करेंगे तो हमें 1034 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1034। इसके बाद हम करेंगे माइनस। माइनस जब 180 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 45। कितना? 45। उसके बाद हम प्लस का कर देंगे 60। प्लस 60 इसमें जोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे? यहाँ माइनस का हमारा छोटा है तो प्लस का बड़ा है। तो 45 में से जब हम 60 घटाएंगे तो हमारा प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस छोटा है प्लस बड़ा है। 1034 करेंगे और यहाँ प्लस का हो जाएगा हमारा 15। कितना हो जाएगा? 15। जब 1034 और 15 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 1049 और हमें परिणाम 149 ही चाहिए प्रश्न के अनुसार। कितना? 149। तब हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब दर्पण को mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। mn दर्पण है हमारे पास, जो खड़ा हुआ दर्पण है, इसमें क्या होगा? लेफ्ट वाला ऐसा राइट में आएगा और राइट वाला पहुंच जाएगा लेफ्ट में। सबसे पहले तो सबसे पहले आएगा हमारा 2 की दिशा बदल जाएगी। तो 2 की दिशा बदलेगी तो 2 बनेगा हमारा इस तरीके से। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन में 2 हमारा बिल्कुल सेम टू सेम है, तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें दर्पण चाहिए तो इसको हम हटा देंगे। और इस वाले ऑप्शन में क्या है? ये जल प्रतिबिंब है अपोजिट। जब 2 अपना पहले नंबर पर होता तब इस तरीके से आता, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें केवल 1 और 2 में चेक करना है कौन सा हमारा सही हुआ। उसके बाद आएगा एल। एल का मुंह इधर है तो एल का मुंह अपोजिट हो जाएगा। एल का मुंह फिर ऐसे हो जाएगा। अब हमें देखना है इस तरीके का एल किस में है। तो इस तरीके का एल केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में है। तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 1 में है तो फिर दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो दूसरा अगर जब गलत होगा तो 1 अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 4 दिसंबर 2014 को गुरुवार था तो 10 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। यहाँ हम क्या करेंगे? 4 दिसंबर 2014 से लेकर 4 दिसंबर 2018 तक देखते हैं कितने विषम दिन है हमारे पास।
18, ठीक है। तो 2014 से 2018 तक कितने वर्ष हो गए? तो टोटल वर्षों की संख्या हो गई 4। अब साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 4 वर्षों में 4 विषम दिन हो गए। अब हम देखेंगे इनके बीच में लीप ईयर कौन सा आ रहा है, क्योंकि लीप ईयर में साधारण वर्ष की तुलना में एक दिन ज़्यादा विषम दिन होता है। अब 14 और 18 के बीच में हमारा लीप ईयर आएगा 2016, ठीक है। 2016 की फरवरी हमारी इनके बीच में पड़ेगी, तो हमारा 2016 का एक विषम दिन और हो जाएगा। तो कुल वर्षों विषम दिनों की संख्या हो गई कितनी? 5। कुल विषम दिन आ गए हमारे पास 5। अब हम आ चुके हैं 4 दिसंबर 2018 तक। अब 4 दिसंबर से लेकर हमें 10 दिसंबर तक देखना है कितने दिन एक्स्ट्रा हैं। तो 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक कुल दिन हो गए हमारे पास कितने? कुल दिन हो गए हमारे पास 6, ठीक है। अब 6 ए वाले हो गए और 5 विषम दिन ए होगा, तो टोटल विषम दिन निकालेंगे हम, तो टोटल विषम दिन हो जाएंगे हमारे पास 11। कितने हो गए? 11। अब चूंकि हमारा सप्ताह जो होता है ना वो 7 दिनों का होता है, 7 दिनों में एक सप्ताह कंप्लीट होता है, तो 7 का भाग लगाएंगे, एक पूरा सप्ताह बनाएंगे, उसके बाद जो बचेंगे वो हमारे विषम दिन हो जाएंगे, यानी कि शेष। तो शेष बचेगा यहाँ पे 4, 7 का भाग जाएगा एक बार, ठीक है, शेष बचेगा 4। अब इस 4 को हम इस गुरुवार में जोड़ देते हैं। अब इस गुरुवार में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिल जाएगा सोमवार, ठीक है। गुरुवार से जब हम 4 दिन आगे बढ़ेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और चौथा दिन होगा हमारा सोमवार, ठीक है। तो हम कहेंगे प्रश्न नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। हमारे पास संख्याएं दी हैं, 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शनों में 2-2 संख्याएं दी हैं। अब इन दोनों संख्याओं को हमें समीकरण में बदल के देखना है किस संख्या को बदलने पर हमारा मान 73 हो रहा है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह ऑप्शन नंबर पहले को ट्राई करेंगे। तो पहले में है 42 और 36, तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। 99 समीकरण लिखेंगे हम पहले, 99 माइनस 42 प्लस 11, ठीक है। इसको तो हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे, फिर यहाँ करेंगे प्लस 36 भाग 6, 36 भाग 6 इंटू 7 माइनस 50 बराबर हमारा कितना है? 73। अब हम क्या करेंगे, हमें 42 और 36 को बदलना है, तो 42 की जगह हम कर देंगे 36, तो यहाँ लिखेंगे 99 माइनस 36 हो जाएगा हमारा, और प्लस का हो जाएगा यहाँ 11, ठीक है। फिर यहाँ 36 है तो इसकी जगह हम लिखेंगे 42, यहाँ कर देंगे हम 42 हो जाएगा भाग हमारा 6 का, गुणा हमारा रहेगा 7 का, और माइनस का हो जाएगा 50। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 99 और 11 इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 110। 110 में से जब हम 36 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 74। कितना मिल जाएगा? 74 मिल जाएगा हमारे पास। 74 इधर आ गया हमारा। फिर हम करेंगे प्लस करेंगे, 42 में 6 का भाग लगाएंगे तो बचेगा हमारे पास 7 का जब 7 में गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 49। कितना मिलेगा? 49, और 50 उसमें से हम घटा देंगे। चूँकि यहाँ प्लस का हमारा छोटा है, माइनस का बड़ा है, तो इन दोनों का मान आएगा माइनस में, तो बराबर करेंगे। तो 74 में से हम 1 घटा देंगे, तो 74 में से 1 घटाने पर हमें मिल जाएगा 73, और हमें 73 ही चाहिए प्रश्न के अनुसार। तो फिर हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 1, 42 और 36 को आपस में बदलने पर हमारा 73 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण दिया है हमारे पास। सबसे पहले हम समीकरण में चिन्हों को बदलते हुए लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 17, उसके बाद है सी का अर्थ यहाँ है प्लस कर देंगे हम 69 का, यानी कि 69 का हमारा प्लस हो गया। अब उसके बाद है ए से हम लगाएंगे भाग कितने का लगेगा? 3 का। 3 के बाद है डी का अर्थ है माइनस हो जाएगा हमारा 22 का। 22 के बाद है बी का अर्थ है गुणा, और गुणा कर देंगे हम 1 का। अब यहाँ सबसे पहले हम इसको हल करेंगे भाग को, तो 17 को हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे, प्लस कर देंगे। जब 69 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 23। कितना मिलेगा? 23। माइनस करेंगे और 22 और 1 का गुणा हमारा हो जाएगा 22, ठीक है। अब 17 और 23 हमारा कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। 40 में से हम घटा देंगे 22, तो 40 में से जब हम 22 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 18। कितना मिल जाएगा? 18। तो 18 हम कह देंगे, फिर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से हम बड़े ही आराम से इस सवाल को हल करते हैं। SSC CHSL में क्या है, बहुत ही लो लेवल के सवाल आते हैं। अगर आप इनको एक बार ही अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको 25 में से 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि मेरे खुद के 25 में से 25 नंबर आए हैं, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। आप एक बार अगर अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। फिर से हमें 2 संख्याओं को आपस में बदलना है।
तो इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको करवाया था इससे पहले वाला सवाल और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज़ को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। हमारे पास एक चौकोर कागज़ है, सबसे पहले एक चौकोर कागज़ है, उसको क्या किया गया है, यहाँ से मोड़ा गया है, यानी कि एक फोल्ड किया गया है, फिर इसको यहाँ से भी मोड़ दिया है, यानी कि इसको डबल फोल्ड कर दिया। तो डबल फोल्ड का मैंने आपको क्या बताया था, जब सिंगल फोल्ड होगा तो हमारे चित्र बनेंगे 2 और जब डबल फोल्ड होगा तो हमारे चित्र बनेंगे 4। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप देखेंगे ना, ये वाला जो चित्र है, अब इसका मुंह यहाँ खुल रहा है, तो जब खुलेगा ना कागज़ तो इसका मुंह यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखना है इन दोनों का मुंह अपोजिट होगा, तो इन दोनों का मुंह अपोजिट किस में आ रहा है, इन दोनों का मुंह अपोजिट आ रहा है, अभी तो सब में आ रहा है, प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 को छोड़कर बाकी सब में अपोजिट आ रहा है। और एक हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी है, इसमें अपोजिट नहीं है, इसमें अलग ही है, तो हम कह देंगे फिर 1 और 4। अभी हम 1 और 4 को लेके चलते हैं। जब हम 1 और 4 को लेके चलेंगे, इस तरीके के हमारे दोनों मुंह गए, जब ये कागज़ खुलेगा तो फिर इसका मुंह हो जाएगा इधर और ए वाला भी हो जाएगा इधर अंदर की तरफ, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल सही है, तो फिर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में बेक को 2496 लिखा जाता है और केक को 4369 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बी को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन हमारे पास दोनों में क्या है, ए के ई, यहाँ भी ए के ई कॉमन है। अब इसके बाद कॉमन है हमारे पास 4, 6, 4, 9 और 6 कॉमन है, तो यहाँ हमारा 9 हो गया, 6 हो गया और 4 कॉमन हो गया। तो इधर वाले में बचा हमारे पास बी और 2, दूसरे वाले में बचा हमारे पास सी और 3। अब हम कहेंगे, वो हमसे जिसका पूछेगा उसका हम उत्तर दे सकते हैं। वो पूछ रहा है हमसे बी को कैसे लिखा जाएगा, तो बी को 2 लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर वो पूछता आपसे सी, तो सी को हम कह देते सी को फिर 3 लिखा जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, इस प्रश्न में 3 कथन दिए हैं, जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। पहला कथन कह रहा है कुछ स्ट्रॉबेरी संतरे हैं, तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी को हम लिख देंगे स्ट्रॉ, यहाँ इसका एक गोला बनाएंगे, गोला बनाने के बाद हम देखेंगे संतरे, तो कुछ स्ट्रॉबेरी हमारी हो जाएंगी संतरा। ठीक है, इस तरीके से पहला बनेगा हमारा। अब वो कह रहा है कुछ संतरे कीवी हैं, तो हम कुछ संतरों में से कह देंगे कि इतना इतना हिस्सा हमारा किसका है, इतना हिस्सा हमारा क्या है, कीवी है। ठीक है, तो कीवी हो गई हमारे पास। अब तीसरा कथन वो कह रहा है सभी कीवी खरबूजे हैं, तो जितनी भी जो कीवी है ना, वो सभी कीवी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, सभी कीवी आ जाएंगी खरबूजों के अंतर्गत। तो हम कह देंगे सभी कीवी जो है ना वो कौन है, खरबूजे हैं। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है, कोई स्ट्रॉबेरी खरबूजा नहीं है, तो यहाँ हमारा नहीं का मतलब है नेगेटिव, और प्रश्न हमारा कथन कह रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का नेगेटिव तो निष्कर्ष कैसे ही नहीं निकलेगा, तो फिर पहला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें यही देखना है कि अगर हमारा कथन नेगेटिव में है तभी हमारा निष्कर्ष नेगेटिव में आएगा, अगर हमारा कथन पॉजिटिव में है और निष्कर्ष नेगेटिव में है तो वो कभी सही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सभी स्ट्रॉबेरियाँ खरबूजे हैं, तो स्ट्रॉबेरी हमारी यहाँ तक है और खरबूजे हमारे यहाँ तक है, तो स्ट्रॉबेरी और खरबूजे में कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा कथन भी कह देंगे हम सही नहीं है। फिर है कुछ स्ट्रॉबेरियाँ कीवी है, तो स्ट्रॉबेरी यहाँ है और कीवी हमारी यहाँ है, तो स्ट्रॉबेरी और कीवी में भी कोई संबंध नहीं है, तो इसको भी कह देंगे हम गलत। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा, ना तो निष्कर्ष 1, ना 2 और ना ही 3 निष्कर्ष अनुसरण करता है। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। श्रृंखला दी है हमारे पास, क्या श्रृंखला दी है, 32, 61, 90, 119, प्रश्नवाचक चिन्ह और 177। अब हमें निकालना है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले देखते हैं 32 और 61, इन दोनों में अंतर है हमारा 29 का। ठीक है, यानी कि 32 में हम 29 जोड़ देंगे तो हमें 61 मिल जाएगा। अब 61 में हम फिर से जब 29 जोड़ेंगे ना तो हमें मिलेगा 90, यहाँ भी हमारा प्लस का 29 हो रहा है। फिर 90 और 119 में भी हमारा प्लस 29 हो रहा है। जब तीनों में हमारा प्लस 29 हो रहा है तो फिर चौथे में भी हमारा प्लस का 29 ही होगा। तो यहाँ जब हम 29 करेंगे तो 119 में जब हम 29 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा,
तो हमें मिल जाएगा 148। कितना हो जाएगा? 148। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। और जब 148 में हम 29 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 177। इस तरीके से इसको हम चेक करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ हमारे पास दर्पण दिया है, mn खड़ा हुआ दर्पण है। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट को ले जाएंगे राइट में और राइट वाले को हम ले आएंगे लेफ्ट में। ठीक है, और राइट वाला जो होगा उसको ले आएंगे हम लेफ्ट में। सबसे पहले हमारा आएगा आर की हमारी दिशा बदल जाएगी, तो हम आर नहीं है उसको हटा देंगे पहले, तो दूसरा ऑप्शन हटा देते हैं। चौथे ऑप्शन में आर हमारा उल्टा है, चूंकि आर हमारा उल्टा जल प्रतिबिंब का होता इस तरीके से, अगर आर हमारा यहाँ होता तब, पहले पर होता तब, इसको भी हम हटा देंगे। अब देखेंगे हम पहले और तीसरे में, आर के बाद है एम दोनों में एक सा है, फिर है दो भी दोनों में समान है, फिर है सेवन भी दोनों में समान है, फिर है बी, तो बी को लिख जाएगा बी का क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अब यहाँ केवल और केवल बच रहा है बी, तो बी हमारा जैसे का जैसा है वैसा ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भी जब हमारा यहाँ पर होता तब और जल प्रतिबिंब पूछता तब इस तरीके से भी होता, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर L, J, N और R किससे संबंधित है? I, G, L, P से संबंधित है। उसी प्रकार F, D, H, L, C, A, F, J से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए H, F, J, N किससे संबंधित है? क्या H, F, J और N किससे संबंधित है? अब यहाँ जब भी ऐसा सवाल होता है ना, तो इनके हम केवल और केवल क्या लिखते हैं? क्रम। तो L का क्रम हमारे पास होता है 12, ठीक है, J का क्रम हो गया 10, L का क्रम हो गया 14, R का क्रम हो गया हमारे पास 18, फिर I का क्रम हो गया 9, I का क्रम कितना हो गया 9, G का क्रम हो गया 7, L का क्रम फिर से हो गया 12 और P का क्रम हो गया हमारा 16। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 12 और 9 यानी कि -3 हो रहा है यहाँ, ठीक है, फिर 10 और 7 यहाँ भी हमारा -3 हो रहा है, फिर 14 और 12 यानी कि यहाँ हो गया हमारा -2 और 18 और 16 यहाँ भी -2 यानी कि शुरू के दोनों अक्षरों में -3, अंतिम दो अक्षरों में -2। इस तरीके से नियम लग रहा है, यही नियम हमारा यहाँ लगेगा, ठीक है। तो हम अब इसमें चेक नहीं करेंगे, हम सीधे प्रश्न में देखेंगे H, F, J, N। H का क्रम हमारे पास होता है 8, F का 6, J का 10 और N का होगा 14। अब इसमें से जब हम 3 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 5, 6 में से 3 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 3, 10 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 8 और 14 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा 12। अब हम यहाँ देखते हैं 5 पर हमारे पास होता है E, 3 पर होगा C, 8 पर होगा हमारा H, 12 पर होगा L। अब हम देखेंगे ECHL हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में हमें मिल रहा है ECHL। तब हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं है? फिर से हमारा वर्णमाला का आ गया। यहाँ भी हम देखेंगे इनमें से 3 ऑप्शन तो एक प्रकार से समान है और चौथा ऑप्शन अन्य 3 से अलग है, तो उसी ऑप्शन की हमें पहचान करना है। सबसे पहले है डी का क्रम होता है 4, सबसे पहले इनके हम क्रम लिखेंगे। जी का क्रम होता है 7, एल का क्रम होता है हमारा 12, ठीक है। फिर है दूसरा ऑप्शन क्यू का क्रम 17, टी का क्रम 20 और बाई का क्रम हो गया 25, ठीक है। फिर है एफ का क्रम हो गया 6, आई का क्रम हो गया 9, एम का क्रम हो गया 13। फिर है एम, चौथे ऑप्शन में एम का क्रम हो गया 13। फिर है पी का क्रम हो गया 16, यू का क्रम हो गया 21, ठीक है। इस तरीके से हमने चारों ऑप्शनों के क्रम लिख लिए। अब हम देखेंगे इनमें क्या अंतर है, तो 4 और 7 प्लस का 3, ठीक है, 7 और 12 प्लस का 5, फिर 17 और 20 प्लस का 3, 20 और 25 प्लस 5। अब हमें समझ में आ रहा है, 2 ऑप्शनों में जब एक सा नियम लग गया तो +3 और +5 हो रहा है। फिर यहाँ हम देखेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3 और 9 में हम जब +4 करेंगे तो हमें मिलेगा 13, ठीक है। फिर यहाँ जब देखेंगे तो इनमें +3 हो गया और यहाँ हो गया प्लस का 5, कितना हो गया +5। अब आप खुद बताइए इन सब में अलग कौन सा है, तो इन सब में अलग है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, FIM, क्योंकि इन दोनों में अंतर अलग है, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में कोड को CODE को 1573 लिखा जाता है और डाइस को
7 1 8 5 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ओ को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ भी हम कॉमन देखेंगे, कॉमन हमारे पास है सी डी और ई, यहाँ डी सी और ई, ठीक है। अब इधर कॉमन देखेंगे, 5 कॉमन है, 5 को हटा देंगे हम। 7 है तो 7 हटा दिया हमने। 1 है हमारे पास तो 1 को हटा दिया। अब ऊपर बचा हमारा ओ के लिए बचा है केवल 3, और इस वाले में बचा है आई के लिए बचा है 8। अब वो पूछ रहा है हमसे ओ का, तो ओ का हम कह देंगे 3 लिखा जाएगा। ओ को कैसे लिखा जाएगा? 3। जब वो आपसे पूछता आई, तो आई को आप कह देते 8 लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें प्रश्नों को देखना है और हल करना है। बहुत ही सरल सवाल है, अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि 11, 8 और 352, इनमें जो संबंध है ना, फिर है 15, 6 और 360। इन दोनों संख्याओं के समुच्चयों में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा किस ऑप्शन में है। तो हम देखेंगे 11 इंटू करेंगे 8 का, तो हो गया हमारे पास 88, और 88 का जब हम करेंगे 4 में गुणा तो हमें मिलेगा 352। इसी प्रकार 15 का हम 6 में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमें 90, और 90 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 360। यानी कि शुरू की दोनों संख्याओं में 4 का गुणा, तो हमें तीसरी संख्या मिल रही है। तो यहाँ हम देखेंगे 17 इंटू 6, 17 इंटू 6 करेंगे तो हमारा 17 इंटू 6 बराबर 102 वैसे ही हो गया। अब 102 में जब 4 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 408, लेकिन यहाँ दिया है 102, तो ये हमारा गलत। फिर करेंगे हम 11 इंटू 7, 11 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 77, 77 यानी कि यूनिट डिजिट 7, और 7 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 28 यानी कि यूनिट डिजिट 8, और यहाँ यूनिट डिजिट है 1, तो ये भी हमारा हो गया कैंसिल। फिर है हमारा 8 और 9, 8 और 9 यानी कि 72, 72 की यूनिट डिजिट है हमारे पास 2, और 2 में जब 4 का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 8, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट है 2, तो ए फिर भी कैंसिल हो गया। फिर है हमारा 16 और 5, तो 16 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आएगा 80, और 80 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 320, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं। समीकरण है हमारे पास 35, उसके बाद है बी का हमें लिखना है गुणा, गुणा करेंगे हम 7 का गुणा करने के बाद डी को घटाएंगे हम 120 इसमें से। फिर है हमारे पास ए का अर्थ है भाग कर देंगे यहाँ हम कितने का 12 का हमारा हो गया भाग। उसके बाद है सी का अर्थ है प्लस कर देंगे हम 38 का यानी कि 38 का। अब 35 इंटू 7, जब 35 इंटू 7 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 245, कितना मिलेगा 245, माइनस 12 में जब हम वो 120 में 12 का भाग लगाएंगे तो मिलेगा हमें 10, प्लस का हो गया हमारा 38, ठीक है। अब 235 में से हम घटा देंगे 10, तो 245 में से हम घटाएंगे 10 तो बचेगा हमारा 235, कितना आएगा 235 में हम जोड़ देंगे 38, तो 235 में जब हम 38 जोड़ देंगे तो यहाँ हम एक मान लेते हैं 35 है, 35 और 35 हो जाएगा हमारा 70, कितना हो गया 70, और 3 हमारा इसका बचा तो 273 हो जाएगा हमारा, कितना 273। ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सरल है, केवल चिन्ह बदलना है हमें और कुछ नहीं करना है इसमें। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। श्रृंखला दी है, इस श्रृंखला में हमें बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, श्रृंखला लिख लेते हैं हम। तो श्रृंखला है हमारे पास सबसे पहले O, फिर W, फिर L, फिर Q, फिर A, फिर से Q है, फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर है हमारे पास U, I, A, फिर है हमारे पास W, M, W, A की जगह होगा हमारे पास M, A की जगह हमारे पास क्या होगा M, तो यहाँ है हमारा M, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हम इनके सबसे पहले लिखेंगे क्रम। तो क्रम है हमारे पास W का क्रम, O का क्रम, सबसे पहले O, तो O का क्रम होगा हमारे पास कितना 15, फिर है W का क्रम होता है 23, L का क्रम होता है 12, कितना 12, फिर है हमारे पास Q का क्रम 17, A का क्रम 1, फिर Q का क्रम 17, फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आएंगे हम U का क्रम होगा हमारा 21, I का क्रम 9, A का क्रम फिर 1, तो W का क्रम 23, A का क्रम हो जाएगा 1, और M का क्रम हो गया, वो A तो है नहीं हमारे पास, तो A हम हटा देंगे, M का क्रम हो जाएगा हमारा 13 और F का क्रम हो गया 6।
अब हम यहाँ देखते हैं इनमें क्या अंतर आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे 15 और 17। पहले अक्षरों से कंपेयर करते हैं। 17 यानी कि प्लस का 2 हो गया हमारा। तो क्यू में भी जब हम 2 करेंगे और यहाँ भी देख लेते हैं प्लस का 2 ही हो रहा है, यहाँ भी प्लस 2 है, तो यहाँ फिर हम प्लस 2 कर देंगे, यानी कि 17 में 2 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 19। और 19 पर हमारा होता है एस, जो कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, एस और किसी में नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एस ई भी। ठीक है, अब हम इसको अगर आगे और चेक करते हैं तो देखेंगे 23 और 1 में अंतर है हमारा 4 का। कितने का अंतर है? 4 का। फिर 1 और यहाँ 4 का जब अंतर होगा तो हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 5 की जगह पे आएगा की ई, 5 के स्थान पर क्या आता है? ई। फिर है हमारे पास एल यानी कि 12 और 5 यहाँ होगा 17 और 5 यहाँ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 22, और 22 पे हमारा होता है बी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो एक हमारे पास आकृति दी है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या निकाली है। तो सबसे पहले हम इनके क्रम डालेंगे। क्रम एक आकृति वाले त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास। सबसे पहला 1, फिर 2, 3 और 4, इसके बाद 5, फिर 6 त्रिभुज हमारे इस वाले बॉक्स में हो गए। फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। ठीक है, 10 त्रिभुज हो गए हमारे सिंगल आकृति वाले। फिर 11, 12, 13, 14 और 15। इसके बाद हमारे पास एक त्रिभुज और है, ए वाला, 16। कितने त्रिभुज होगा? 16। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी हमारी 16। इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्डों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दिए गए वर्ड श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। सबसे पहले इसमें हम अक्षर देखते हैं, तो कुल अक्षरों की संख्या है हमारी 24। कितनी है? 24। तो जब 24 है तो हम 6 अक्षरों को 4 भागों में तोड़ देंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा यहाँ पर, फिर आएगा यहाँ, फिर है हमारे पास यहाँ। यहाँ नहीं आएगा, इसको हम एक पीछे ले जाएंगे। फिर ए वाला जो है ना वो हमारा आएगा यहाँ, क्योंकि 3 और 3 6। अब इसको तोड़ने का क्या नियम है? सबसे पहले इस श्रृंखला को हम लिखेंगे, x है हमारे पास, y है, फिर डैश, फिर z, फिर हमारे पास x है। ठीक है, तो दूसरा भाग लिखेंगे हम x, y, डैश, z, b और x। ठीक, फिर तीसरा है हमारे पास डैश, y, x, फिर डैश, फिर b, फिर x, और फिर चौथा और बचा हुआ भाग है हमारे पास डैश, y, डैश, z, डैश, x। अब आप यहाँ खुद देखिए क्या दिखाई दे रहा है, इन चारों में y है। ठीक है, इन चारों में x है, तो एक ही अक्षर की सीरीज बन रही है। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? इन दोनों में आएगा अपना x। ठीक है, तो हमारे चारों फिर एक समान हो जाएंगे। फिर इन तीनों में क्या आएगा? इन तीनों में हमारा आएगा x यहाँ आ गया, दूसरा x और तीसरा x। ठीक है, फिर इन तीनों में z है, तो ये बचा हुआ स्थान इसमें भी z आ जाएगा। इन दोनों में b है, तो यहाँ बचा हुआ फिर हमारा b आ जाएगा। एक सी श्रृंखला हम बनाते हैं। इस तरीके से हम यहाँ इस सीरीज को पूरा करेंगे। अब इसमें सबसे पहले आएगा हमारे पास x। क्या आएगा हमारे पास? x, फिर आएगा b। तो सबसे पहले लिखेंगे हम x, फिर है b, फिर आएगा x, फिर x और z आएगा, x z, फिर आएगा x b यानी कि डबल x और b। ठीक है, अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो x और b सबसे पहले और चौथे में आ रहा है, तो इन दोनों को हम हटा देते हैं, क्योंकि इसमें एक अक्षर से ही आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा और आपका 1 नंबर चला जाएगा। फिर है डबल x, और डबल x हमारा ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है, a इंटू बी का अर्थ है a b की पत्नी है, और a भाग b का अर्थ है a b की माँ है। तो हमें बताना है कि उपरोक्त के आधार पर यदि p भाग q गुणा r माइनस s प्लस t है, तो p का t से क्या संबंध है? तो p t का कौन है? सबसे पहले हम देखेंगे p भाग q, 2 अक्षरों को लेते हुए चलते हैं। भाग का अर्थ है हमारा माँ, तो p है ना, p
वो हमारी क्यू की कौन हो जाएगी, वो क्यू की हो जाएगी माँ। क्यू की हो गई माँ तो पी हो गया माइनस, और यहाँ कर देंगे मदर, एम का मतलब माँ। अब है हमारे पास क्यू इंटू आर, इंटू का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी कि क्यू आर की पत्नी है। क्यू माइनस, तो जब पत्नी है तो यहाँ हो गया वाइफ। फिर है आर माइनस एस, ए बी का पिता है, यानी कि आर एस का पिता है। आर एस का कौन हो गया, पिता, प्लस हो गया, और यहाँ हो गया फादर, यानी कि पिता। ठीक है, कौन हो गया यहाँ, पिता हो गया। अब है हमारे पास एस प्लस टी, प्लस का अर्थ है भाई, तो एस टी का कौन हो जाएगा, भाई। एस टी का हो गया भाई, यानी ब्रदर। अब क्यू एस की हो जाएगी माँ। ठीक है, जब एस की माँ है और एस टी का भाई है तो टी की भी माँ हो जाएगी। और आर का पुत्र कौन है, एस, तो टी का पिता कौन हो जाएगा, आर। टी का पिता आर और माता क्यू। अब पूछ रहा है पी का टी से क्या संबंध है, पी टी की कौन है, तो माँ हो गई क्यू और क्यू की माँ है पी, तो क्यू की माँ। ठीक है, यानी कि माँ की माँ। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। पी टी की कौन है, पी टी की माँ की माँ है। टी की माँ क्यू और क्यू की माँ पी, तो माँ की माँ हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, गुणन की अनुमति नहीं है। यानी कि हमारे पास ये जो प्रश्न आकृति दी है, इसको हमें देखना है कि किस ऑप्शन में ये छुपी हुई आकृति के रूप में उपस्थित है। ठीक है, ये वाली जो आकृति होती है ना, वो चारों ऑप्शनों में किसी ना किसी ऑप्शन में हाइड होती है, यानी कि छुपी हुई होती है। तो हमें उस छुपी हुई आकृति को देखना होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है। तो यहाँ क्या होता है, इस तरीके से ये आकृति है। ठीक है, फिर ये नीचे जाएगी, यहाँ ऐसे, फिर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको इस तरीके की ये आकृति है। तो ऑप्शन नंबर हमारे ए में मैच हो रही है, तो हम कह लेंगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई इस तरीके से नहीं आया है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। बताइए, अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 161 से संबंधित है, और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, 61 आपको कोई भी प्रश्न संबंधित है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट उसी में तर्क का अनुसरण करते हुए 301-43 से संबंधित है। उसका उत्तर आपको हम देंगे। 301 हमारे साथ बने रहने 43 से संबंधित है। मिलते हैं तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 427 निम्न में से किससे संबंधित है। 427 का संबंध किससे होगा, यहाँ हो गया हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम देखेंगे 161 में जब हम भाग लगाएंगे कितने का, 7 का, तो हमें मिलेगा 23। 301 में जब हम भाग लगाएंगे 7 का, तो हमें मिलेगा 43। आप लोगों को इसी प्रकार 427 में जब हम भाग लगाएंगे 7 का, तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 61, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। बताइए, हम अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए, तो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने पर बनेगा। ठीक है, हमारे पास एमएन दर्पण है, इसमें क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का कोई भी प्रश्न, यानी कि लेफ्ट पे जो 3 डंडी है ना, ये हमारी कहाँ आ जाएंगी, ये हमारी आ जाएंगी राइट पर। धन्यवाद। सबसे पहले ये हमारी राइट पर केवल और केवल 1 और 2 ऑप्शनों में है। ठीक है, तो 3 और 4 को हम कर देंगे कैंसिल। अब इसमें भी क्या है, इस पहला वाला जो ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दर्पण खड़ा हुआ है ना, तो दर्पण ए वाला पोर्शन हमारा इधर पहुंच जाएगा केवल और केवल। पी उल्टा है यहाँ, ए वाला हमारा तब सही होता जब हमसे वो जल प्रतिबिंब पूछता, लेकिन यहाँ खड़ा हुआ दर्पण है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब बात करेंगे हम आज के अगले और अंतिम प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 18 अगस्त 2000 को शुक्रवार था, तो 21 अगस्त 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 18 अगस्त 2000 से 18 अगस्त 2005 तक चलेंगे और विषम दिनों की संख्या निकालेंगे कि 18 अगस्त 2000 से 18 अगस्त 2005 के बीच कितने विषम दिन हो गए। तो 2000 और 2005 तक कुल कितने वर्ष हो गए, तो कुल वर्षों की संख्या हो गई 5। अब इनके बीच देखेंगे लीप ईयर कौन कौन से पड़ेंगे, तो लीप ईयर पहला तो हमारा 2000 ही होगा, लेकिन यहाँ बात अगस्त से हो रही है, तो फरवरी हमारी बीत चुकी है, तो लीप वर्ष केवल और केवल हमारा आएगा 2004 में नहीं आया। ठीक है, और एक लीप वर्ष में साधारण वर्ष की तुलना में एक दिन विषम ज़्यादा होता है, तो कुल विषम दिनों की संख्या हो गई हमारे पास 6। अब हम आ चुके हैं 18 अगस्त 2005 तक, और 18 अगस्त 2005 से 21 अगस्त 2005 तक हमारे दिन हो गए। कमेंट में बताएं कितने दिन हो गए, तो 3 विषम दिन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो कुल विषम दिनों की संख्या हो जाएगी इस तरीके से 9। ठीक है, कितने विषम दिन हो गए हमारे पास, 9 वीडियो के साथ। तो अब 9 विषम दिन हो गए हैं हमारे पास,
तो लेकिन अब 7 का भाग लगाएंगे इसमें, क्योंकि 7 दिनों का 1 सप्ताह होता है, तो 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे जो शेष होगा ना वही हमारा विषम दिन हो जाएगा, तो विषम दिन हमारे बचेंगे 2। ठीक है, इस तरीके से हम फाइनल जो विषम दिन होंगे वो निकाल लेंगे, वो है हमारे पास 2। अब इस 2 का हमें क्या करना है, इस 2 को हमें इस शुक्रवार में जोड़ देना है। तो शुक्रवार में जब हम 2 दिन जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा रविवार। क्या मिलेगा, रविवार। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से कैलेंडर के प्रश्न को हम हल करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।